give the heading strain energy of a prismatic bar, strain energy of a prismatic bar under self weight. What will be the strain energy of a prismatic bar due to its self weight? ऐसा ही एक डेरिवेशन हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी किया था. क्या था वो? डिफ्लेक्शन ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट. याद है? उसके लिए हमने डिराइव किया था गामा स्क्वायर एल अपॉन 2e, यदि आप लोग को याद होगा तो. ठीक है, वेयर गामा वाज द स्पेसिफिक वेट. नाउ लुक एट हियर, सपोज वी हैव अ प्रिज्मेटिक बार. अब चूंकि वो सेल्फ वेट बोल रहा है ना, तो सेल्फ वेट कब काम करेगा? जब वो बार वर्टिकल होगा. हॉरिजॉन्टल केस में नहीं होगा ना. एल क्रॉस सेक्शनल एरिया, सपोज इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है इसकी ई. ओके, द स्पेसिफिक वेट इज गामा. स्पेसिफिक वेट का यूनिट क्या होगा भाई, बताओ जरा मुझे, जिसे मैं गामा से डिनोट कर रहा हूं. गामा इज नथिंग बट स्पेसिफिक वेट न्यूटन पर मीटर क्यूब. फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने. इट हैज अ यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर क्यूब. ओके, the weight of this whole bar, this prismatic bar, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए जरा in terms of gamma. Weight of this prismatic bar will be gamma into volume. होता है कि नहीं भाई? वेट का यूनिट क्या है? न्यूटन है ना. तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए स्पेसिफिक वेट को हमको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा. वेरी सिंपल. एंड दिस वॉल्यूम कैन बी रिटन एज ए इंटू एल, वेयर ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड एल इज द लेंथ. तो गामा ए एल विल बी द वेट ऑफ दिस प्रिज्मेटिक बार. होगा कि नहीं? चलो, तो इस केस में मैं भी फिलहाल मिटा रहा हूं इसको. इस केस में हमको इसका स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो याद रखिए स्ट्रेन एनर्जी फॉर प्रिज्मेटिक बार, इसका जो यूनिवर्सल फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला था वो क्या था? पी स्क्वायर एल अपॉन 2 AE. और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब ये जो सारे वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट हो. अब यहां पर आप देख के बताइए कि क्या इस केस में सारे वैल्यूज कांस्टेंट हैं? क्या वेरी कर रहा है? सब लोग देख के बताओ, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं? आप दोनों को आ रहा है? क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? ये स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है ना, पी स्क्वायर एल अपॉन 2 AE. लेकिन ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं? जब ये जो सारे वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट हो. मतलब कि एक्सियल लोड कांस्टेंट हो, मटेरियल का लेंथ कांस्टेंट हो, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट हो और उसका जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो भी कांस्टेंट हो. मतलब कि मटेरियल सेम हो. उसी केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है. यहां पर हम देख रहे हैं कि लेंथ कांस्टेंट है. यस. क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है? यस. क्या मटेरियल सेम है? यस. इसका मतलब E की वैल्यू कांस्टेंट होगी. ओके, और गामा भी कांस्टेंट होगा. लेकिन क्या इसका जो एक्सियल फोर्स जो इसमें लग रहा है वो कांस्टेंट होगा? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि देखो जैसे जैसे यहां से ऊपर की तरफ ये लेंथ बढ़ता जाएगा,
मतलब कि ये देखो, आप इसको ऐसा मान सकते हो, ये जो मटेरियल है ये छोटे छोटे ऐसे स्मॉल प्लेट से मिलकर बना हुआ है। समझ में आ रहा है? तो अब आप ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा लोड कहां पर लगेगा, इस पॉइंट पे लगेगा या इस पॉइंट पे लगेगा? ऊपर पे लगेगा ना, क्योंकि ये वाला जो प्लेट है, इस प्लेट को सारे प्लेट्स को होल्ड करके रखना है, तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और यदि हम सबसे इसके टिप पे बात करें, तो क्या ये किसी को होल्ड करके रख रहा है? नहीं, तो इसको कुछ होल्ड करना नहीं है, तो यहां पर लोड कितना लगेगा इसको? 0। तो एट द टिप द वेट ऑफ द मटेरियल विल बी 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं? दिस वेट, यदि हम इस प्रिज्मेटिक बार की बात करें, तो ये जो वेट है इट इज अ फंक्शन ऑफ x at a distance of x from the tip. We can write this W is equal to gamma a x, isn't it? होगा कि नहीं होगा? At x equal to 0 the weight will be 0, and at x equal to L the weight will be gamma a L. Yes or no? अब देखो, अब स्ट्रेन एनर्जी हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। This strain energy will be given by integration of 0 to L p x square dx upon 2ae, है कि नहीं? यही फॉर्मूला है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था हमने, हालांकि वो नॉन प्रिज्मेटिक बार के लिए था। देखो जनरलाइज्ड फॉर्मूला यदि मैं आपको कहूं तो स्ट्रेन एनर्जी का ये होगा, देखो 0 to L p x square dx upon 2ax ex होगा। यदि कोई भी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में ये फॉर्मूला होगा। दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार अंडर एक्सियल फोर्स। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एक्सियल फोर्स, नॉट फॉर बेंडिंग मोमेंट, नॉट फॉर टॉर्जन। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स के लिए है। ओके, तो इस केस में हमको जो एक्सियल फोर्स है वो भी एक्स के टर्म में फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी एक्स के टर्म में फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ई एक्स, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यदि अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है तो उस केस में भी हमको ई एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आई? ओके, गुड। नाउ in this particular case we can see that A, E are constant, but the axial force is dependent on x. Okay, or you can see you can say the axial force which is nothing but the weight of the prismatic bar. axial force हम एक्सटर्नल थोड़ी लगा रहे हैं, वो तो उसका खुद का वेट है ना। और ये जो एक्सियल फोर्स है ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यस और नो? यही एक्सियल फोर्स है। तो क्या मैं इस पी एक्स को डब्ल्यू एक्स लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत? चलिए अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला रखते हैं, 0 to L दिस डब्ल्यू एक्स इज नथिंग बट गामा ए एक्स होल स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2ae। ठीक है, अब यहां से देखिए गामा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2ae, ये कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। इंटीग्रेट 0 to L एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इट विल बी गामा स्क्वायर a अपॉन 2e मल्टीप्लाइड बाय, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? एक्स क्यूब बाय 3, और जब लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये? L क्यूब बाय 3। सो द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट विल बी गामा स्क्वायर a L क्यूब अपॉन 6 टाइम्स e। राइट ऑन।
थोड़ा सा जल्दी करो, इसको जल्दी से लिखो। एक लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद खत्म, आज का लेक्चर खत्म। चलिए, ये हो गया क्या? लिख लिया सभी ने? अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, इसी को लिखो, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार अंडर सेल्फ वेट एंड एक्सियल फोर्स। अब देखो, यहीं पर ये कॉन्सेप्ट समझना होगा अच्छे से। नाउ देखो, अभी तक क्या था? अभी जस्ट पहला हमने डेरिवेशन देखा, ड्यू टू सेल्फ वेट, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमको इसका वेट भी कंसीडर करना है और साथ ही साथ इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स P भी लग रहा है, ठीक है? तो इस केस में स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करनी है। हमने दोनों के केसेस सेपरेटली देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं ना, कि जब किसी मटेरियल पे एक्सटर्नल फोर्स P लग रहा हो तो उस केस में क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी P²L/2 AE, यही होता है। सपोज इसको मैं U1 कह देता हूँ एंड ड्यू टू सेल्फ वेट इट इज U2। अभी हमने देखा था, क्या था फॉर्मूला, बताओ जरा। तो जब मैं अब मैंने क्या किया है, इन दोनों केसेस को एक साथ ले लिया है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ दिस प्रिज्मेटिक बार विल बी U1 प्लस U2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से कर रहा हूँ, क्या ऐसा लिखना सही है? यदि हाँ तो क्यों हाँ, और नहीं तो क्यों नहीं? ऐसा लिखना बिल्कुल भी सही नहीं है, दिस इज द रॉन्ग वे। इसके पीछे रीजन क्या है वो अब मैं बताता हूं आप लोगों को, देखो ध्यान से। सपोज एक स्मॉल स्ट्रिप लेता हूं मैं, जिसकी लेंथ है dx और टिप से इसकी लेंथ कितनी है? x, ठीक है? तो यदि इस स्मॉल स्ट्रिप पे मैं टोटल फोर्स फाइंड आउट करना चाहूं, सपोज इस पे जो टोटल एक्सियल फोर्स है वो है px, इस px को यदि मैं x के टर्म में फाइंड आउट करना चाहूं तो क्या होगा, बताओ जरा। दिस px विल बी इक्वल टू p, पहले तो p होगा एक्सियल फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, p प्लस गामा ए एक्स। होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिप पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना वेट लगेगा? गामा ए एक्स। सो दिस मीन्स एट दिस स्मॉल स्ट्रिप
द एक्सियल नेट एक्सियल लोड विल बी पी एक्स, पी प्लस गामा ए एक्स। यहां तक ठीक है? नाउ फॉर द होल प्रिज्मेटिक बार वी नीड टू इंटीग्रेट पी एक्स, है ना? देखो तो क्या हो जाएगा, u विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये पी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 AE होगा कि नहीं? पी एक्स की वैल्यू को रखो, बताओ पी एक्स इक्वल टू क्या है? पी प्लस गामा ए एक्स होल स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 AE। अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं क्या? इट विल बी पी स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 AE 0 टू l प्लस, ध्यान दो इधर, ध्यान से देख जाओ, 0 टू l गामा ए एक्स होल स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 AE प्लस 0 टू l 2p गामा ए एक्स डी एक्स अपॉन 2 AE। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या किया मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, a प्लस बी स्क्वायर, है ना? क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a स्क्वायर वाला टर्म है, ये b स्क्वायर वाला टर्म है, ये 2 टाइम्स ab वाला टर्म है। अब देखो ये जो मिला है, इसी को पहले मैंने क्या कहा था, u1 कहा था ना मैंने। दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल फोर्स P। ये जो सेकंड टर्म है ये क्या है, दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ वेट, इसे ही मैंने कहा था u2। तो वो जो u, और अब यहां पर एक तीसरा टर्म भी आ गया है, ठीक है? ये जो तीसरा टर्म है इसे ही मैं कह देता हूं u3 एंड दिस विल बी इक्वल टू u। बात समझ में आई? तो जब भी, ध्यान दो इधर, ध्यान दो, जब भी किसी भी मटेरियल पे, देखो यदि मुझे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना होता ना, यदि सिर्फ डिफ्लेक्शन मुझे फाइंड आउट करना होता ड्यू टू सेल्फ वेट एंड दिस एक्सियल फोर्स, तो मैं क्या करता, सेल्फ वेट के कारण कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैलकुलेट करता, इस एक्सियल फोर्स के कारण कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैलकुलेट करता, और दोनों को सिंपली ऐड कर देता। वहां पर वो बिल्कुल सही है। लेकिन इस केस में ऐसा सही क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर फोर्स जो है वो क्वाड्रेटिक टर्म है। देखो इसका जो पावर ऑफ कितना है, 2 है। तो यहां पर हम दोनों को सिंपली अलजेब्रिक सम नहीं कर सकते हैं। यदि किसी मटेरियल पे 2 या 2 से ज्यादा एक्सियल फोर्सेस लग रहे हैं तो हम स्ट्रेन एनर्जी को सिंपली हर एक फोर्स के लिए फाइंड आउट करके अलजेब्रिक सम नहीं करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है? तो द स्ट्रेन एनर्जी फॉर दिस केस, इन दिस केस विल बी u1 plus u2 plus u3. There is an extra term u3 which is a combination of this axial force and self weight. ये टर्म हम कंसीडर नहीं कर रहे थे पहले केस में, जब मैंने लिखा था ना u is equal to u1 plus u2, और मैंने आप लोग से पूछा था ये सही है कि नहीं है। तो अब आप लोग कंपेयर कर सकते हो, वहां पर u3 मिसिंग था और ये u3 कहां से आया, यहां से आया। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? ठीक है? तो इसका कुछ पॉइंट है वो लिख लो। इसे लिख लियो क्या, नहीं लिखे हो? इसके लिए कुछ जगह छोड़ दो और मैं जो कह रहा हूं वो लिखते जाओ। चलो, राइट डाउन द अबव रिजल्ट shows that the total energy stored, the above result shows that the total energy stored in the bar consists of 3 components. The above result shows that the total strain energy stored in the bar consists of 3 components. Number 1, U1. और U1 क्या है इसमें, लिख लो। U1 is equal to, this is strain energy due to an axial load. Strain energy due to an axial load.
Second, U2. Second, U2. U2 is strain energy due to freely hanging bar, or you can write strain energy due to self weight. Strain energy due to self weight. Third, U3. U3. Write down strain energy component. U3 is the strain energy component which is a function of both, P as well as gamma, which is a function of both P as well as gamma. अब इसी के नीचे नोट एंड वेरी इंपॉर्टेंट नोट करके एक लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो. This shows that the strain energy, of an elastic body due to more than one load, cannot be found merely by adding the strain energies obtained from individual loads. Full stop. This is because the fact that strain is not a linear function. But is a quadratic function of loads. Is not a linear function but is a quadratic function of loads. समझ में आ गया ना? Strain energy is not a linear function of load, rather it is quadratic function. स्क्वायर का टर्म है ना वहां पर, इसी कारण से हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते. डिफ्लेक्शन के केस में क्या था? डिफ्लेक्शन इज PL अपॉन AE, वहां पर लीनियर फंक्शन था, P का पावर कितना था? 1 था. तो इसी कारण से हमने क्या किया? दोनों को अलग अलग ऐड कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है वहां पर. लेकिन यहां पर हम इसे सिंपली ऐड नहीं कर सकते. क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए, वेरी गुड. तो आज के लिए बस इतना ही है ना. इसे बंद करो यार.